नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आज दूसरे दिन आपका स्वागत है। हमने मुगल कालीन भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कल हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में जाना। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं का अध्ययन करेंगे। कल थोड़ी बहुत चर्चा हुमायूं पर हुई थी। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, इसीलिए बाबर के बाद मुगल शासक बना। हुमायूं के अध्ययन करने से पहले हमें उसके सोर्सों पर भी ध्यान देना होगा। हुमायूं के बारे में अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत हुमायूंनामा है, जो उसकी छोटी बहन थी, अर्थात बाबर की छोटी बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। वह भी हुमायूं के मृत्यु के बाद। जब अकबर मुगल सम्राट बना तो उसने अपनी बुआ से आग्रह किया कि वो उसके पिता की जीवनी को लिखें। तत्पश्चात गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा मुगल इतिहास का एक प्रमाणिक स्रोत है और यह मुगल बादशाह हुमायूं का बायोग्राफी है, जीवनी है। आज हमारे बीच सुलभ है। फारसी भाषा के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, परंतु हुमायूंनामा की अनुवादित किताबें आज हमारे बीच मौजूद है। उसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट हुआ है बेवरिज के द्वारा। यह हुमायूंनामा बाद में अलीगढ़ वालों ने इस पर काफी काम किया है। सैयद अतहर अब्बास रिजवी सर ने दो वॉल्यूम हुमायूं के ऊपर लिखी है, मुगल कालीन भारत, जो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस। इलियट डॉसन की जितनी भी महत्वपूर्ण रचना था उसको अनुवादित किया गया। उसके अलावा भी हिंदी भाषा में हुमायूंनामा पर बहुत काम हुआ है। दामोदर लाल गढ़ की महत्वपूर्ण किताब है। ब्रजरतन दास जी ने गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा को हिंदी में लिखा है। हरिशंकर श्रीवास्तव की रचना है मुगल सम्राट हुमायूं, और मोटे तौर पर उसका अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे राइटरों ने अनुवाद किया है। इन्हीं सोर्स को आधार बनाकर हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हुमायूं शब्द फारसी शब्द है और हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। बाबर के बाद हुमायूं नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल शासक बना। जैसा कि मैंने पूर्व के क्लास में आपको बताया था कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को ही हो चुकी थी और हुमायूं को चूंकि काबुल कंधार से आने में समय लगा, इस वजह से हुमायूं के शक्ल वाले व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया गया और जब 4 दिन बाद हुमायूं वापस आया तब जाकर उसकी ताजपोशी की गई। हुमायूं के जीवन वृत्त को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं की मां का नाम माहिम बेगम था, जो बाबर की शिया पत्नी थी। हुमायूं की मां माहिम बेगम हेरात के तैमूरी शासक हुसैन शाह बेकरा की पुत्री थी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि मरते हुए बाबर ने हुमायूं से वचन लिया था कि वह अपने सभी भाइयों में साम्राज्य का बराबर बंटवारा कर दे, और पिता को दिए गए वचन के अनुसार हुमायूं ने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूलें थी।
उसके भाई महत्वाकांक्षी थे। कामरान सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था, इसे हुमायूं ने काबुल और कंधार दे दिया। अस्करी को संभल मिला, हिंदाल को अलवर मिला। इसके बावजूद भी उसके भाई संतुष्ट नहीं थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र में लगे रहते थे। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में हुमायूं असफल हुआ और उसकी असफलता के कारणों को जानना समझना होगा हमें। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हुमायूं के प्रबल शत्रु कौन थे, उसके प्रमुख दुश्मन कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका दुश्मन उसके घर में था। उसके भाई उसके दुश्मन थे, जिसमें कामरान सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। उधर आप पश्चिम का शासक गुजरात में बहादुर शाह उसके प्रबल द्वंदी थे, और पूर्व में बिहार का शासक शेर शाह सूरी। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह और शेर शाह दो उसके प्रबल शत्रु थे, जिसने हुमायूं को कड़ी टक्कर दी और उसे परेशान करके रखा। हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह और शेर शाह दो ऐसे मदारी थे जिसने हुमायूं को बंदर बनाकर नचा दिया। सबसे पहले उसकी असफलता के कारण में हम देखेंगे उसके परिवार में कलह व्याप्त था। उसके भाई कामरान अस्करी और हिंदाल उससे गद्दी हड़पने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचते रहते थे। प्रमुख इतिहासकार अरस्किन लिखते हैं, उस समय तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें अंतिम निर्णय तलवार ही कर सकती थी, और प्रत्येक भाई अपने भाग्य का निर्णय तलवार के बल पर करने के लिए तत्पर था। बाबर की सबसे बड़ी बेटी खानजादा बेगम थी, जो हुमायूं की बड़ी बहन थी। खानजादा बेगम ने भाइयों के बीच सुलह कराने की बहुत कोशिश की, बहुत मध्यस्थता की, परंतु वह असफल हुई। उसके सभी भाई महत्वाकांक्षी थे। उधर मोहम्मद जमाल मिर्जा भी हुमायूं के प्रबल प्रतिद्वंदी थे, जो हुमायूं के सौतेली बहन मासूम बेगम का पति था। वह भी दिल्ली की गद्दी से हुमायूं को खदेड़ना चाहता था और उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। हुमायूं के लिए जब संकट काल शेरशाह ने उत्पन्न किया तो हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी, परंतु उसे कोई सहायता नहीं मिला। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध अपने भाइयों से मदद मांगी, परंतु उसके भाइयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि हिंदाल भी उसके साथ था, वह भी उसे वापस छोड़कर कंधार वापस चला गया। इधर बहादुर शाह बहुत सक्रिय था। 1531 ईस्वी के आसपास हुमायूं ने कालिंजर पर अपना अभियान किया, उसे सफलता नहीं मिली। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय कालिंजर का शासक था, हुमायूं से परास्त नहीं कर सका। लेकिन कालिंजर पर हुमायूं का अभियान बहादुर शाह की शक्ति को कम करने का प्रयास था। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके प्रबल प्रतिद्वंदी गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1532 ईस्वी में रायसीना के किला को जीत लिया। 1533 ईस्वी में उसने मेवाड़ पर चढ़ाई करके उससे मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया। तो हम देखते हैं कि हुमायूं के प्रबल शत्रु के रूप में बहादुर शाह और शेरशाह दोनों ही थे। अफगान हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु भी सिद्ध हुए। हालांकि हम देखते हैं कि बाबर ने अफगान शक्ति को दमन अवश्य किया था, परंतु वह अफगानों को समाप्त नहीं कर सका था। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी अफगान शक्ति को भारत में पुनः संगठित करने के लिए प्रयास कर रहा था,
और वह फिर से मुगलों को हटाकर अफगान सत्ता के लिए प्रयत्नशील था। इधर गुजरात का शासक बहादुर शाह उसे परेशान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह और शेर खां के बीच में मैच फिक्सिंग था। दोनों मिलकर हुमायूं को परेशान करना चाहता था और हुमायूं की बड़ी भूल थी कि वह बहादुर शाह और शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति को बढ़ने देना हुमायूं की बड़ी भूल थी। आप अगर इसके क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो पाएंगे कि जब बहादुर शाह विद्रोह करता है और हुमायूं उसको दबाने के लिए जाता है तो इसी बीच में शेरशाह अपना विद्रोह खड़ा कर देता है, और जब शेर खां के विद्रोह को दबाने हुमायूं जाता है तो फिर बहादुर शाह सक्रिय हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि शेर खां और बहादुर शाह दोनों एक कुशल मदारी के तरह हुमायूं को बंदर बनाकर नचाया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध चुनार का प्रथम अभियान किया था। चुनार पर घेरा डाला। शेरशाह सरेंडर कर जाता है। शेरशाह तुरंत माफीनामा लिखा, पत्र के जाल में हुमायूं को उलझाए रखा। आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारी क्या हिमाकत जो हम आपके विरुद्ध विद्रोह कर सके, इसलिए हम आपके शरण में आना चाहते हैं, आप हमसे संधि कर लीजिए। और हुमायूं प्रसन्न होकर कि उसके शत्रु ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, उससे वह संधि कर लेता है। अगर चाहता तो हुमायूं उस समय शेरशाह को बुरी तरह से कुचल सकता और उसका एक प्रबल शत्रु उसी समय समाप्त हो जाता है। इधर शेरशाह के विद्रोह का दमन होता है, उधर गुजरात में बहादुर शाह विद्रोह करके तैयार है। आप जाएंगे, बहादुर शाह ने विद्रोह करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वह चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता। राणा सांगा की विधवा पत्नी चित्तौड़ की रानी कर्णावती, जैसा कि सबको ज्ञात है, उसने हुमायूं को अपना भाई मानते हुए धागा भेजा कि आप मेरे भाई तुल्य हैं, आप मुझे आके सहायता करें। लेकिन इस समय कर्णावती की सहायता न करने देना हुमायूं की कमजोरियों के स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हुमायूं ने कर्णावती को मदद करने के लिए सोचा, बड़े उत्साह के साथ वह निकला कि चलो, एक आज हिंदू औरत ने मुझे बहन माना है, हिंदू औरत ने मुझे अपना भाई माना है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और बड़े उल्लास के साथ वह सेना लेकर निकला और जाके चित्तौड़ पर आक्रमण करके बहादुर शाह को दंडित करने का निर्णय लिया। जो ही चित्तौड़ पहुंचा और चित्तौड़ से 4-5 मील पूर्व पहुंचा ही था कि उसके किसी मुसलमान सलाहकार ने उसे सलाह दी, आप किससे लड़ने जा रहे हैं? बहादुर शाह तो स्वजातीय है, स्वधर्मीय है, आप बहादुर शाह के खिलाफ काफिर की मदद करेंगे? राजपूत की रानी कर्णावती काफिर है, आप उसे क्यों मदद करेंगे? यहां पर हुमायूं की धार्मिक भावनाएं जागृत हो गई। अगर वह चाहता तो उसी समय चित्तौड़ की सहायता करते हुए चित्तौड़ के राजपूत सेना की मदद से और मुगल सेना की सहायता से अपने प्रबल शत्रु बहादुर शाह को समाप्त कर सकता था। लेकिन उसने धर्मांधता में आकर कर्णावती को मदद नहीं किया और यही वह वक्त था जहां पर उसने अपने जीवन की बड़ी भूलें की। यहां पर उसकी धर्मांधता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि हुमायूं ने बहादुर शाह के शक्ति को बढ़ने दिया और जो ही बहादुर शाह चित्तौड़ को तबाह कर दिया, वह भाग गया। हुमायूं घेरा डाले वहां पे रुके रहा। जो
उसकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अदूरदर्शिता का परिचायक था। जिस समय शत्रु उसके दरवाजे पे आके उसे ललकारता था, उस समय हुमायूं हरम के भोग विलास में डूबा रहता था। उसका जीवन न केवल विलासी था बल्कि उसमें कोई भी सैनिक योग्यताएं नहीं थी। हालांकि बहादुर शाह के साथ उसकी महत्वपूर्ण लड़ाई होती है। 1535-36 ईस्वी में उसने दोहरिया के युद्ध में बहादुर शाह को बुरी तरह से पराजित किया और बहादुर शाह भागकर पुर्तगालियों के अड्डे में छुप गया। इस तरह से तत्काल उसके एक शत्रु का दबाव उस पर से कम हुआ। लेकिन अभी भी हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु शेरशाह मौजूद था। शेरशाह दिल्ली के तख्त का ख्वाब देख रहा था। जहां तक हम शेरशाह के साथ हुमायूं के संबंध का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शेर खां हुमायूं को अपदस्थ करके दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, दिल्ली से हुमायूं को खदेड़ना चाहता था। अतः हम देखते हैं कि शेर खां ने हुमायूं को चौसा और बाद में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगर शेरशाह के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करें तो हुमायूं ने, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, कि अपना पहला अभियान 1532 ईस्वी में शेरशाह के खिलाफ चुनार का अभियान किया था। इस समय शेरशाह चुनार से भाग गया, हुमायूं को संधि पत्रों के जाल में उलझाकर बंगाल चला गया और बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह को परास्त करने में सफल हुआ। 1534 ईस्वी के आसपास सूरजगढ़ा की लड़ाई, मुंगेर जीतने के बाद शेरशाह ने गौर बंगाल पर चढ़ाई कर दी। शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने तेलियागढ़ी के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया और 1536 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध का शेरशाह के साथ समझौता कर लिया। बंगाल शेरशाह के हाथ में आ गया। शेर खां और जलाल खां को महमूद ने 13 लाख सोने का सिक्का दिया और क्यूल से लेकर सकरी गली राजमहल तक लगभग 135 मील लंबा और 25 मील चौड़ी भूमि उसे सौंप दी। जब हुमायूं को इस बात की सूचना मिली कि शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया है तो वह उसके पीछे बंगाल की ओर गौर विजय के लिए बढ़ा। इधर शेरशाह बंगाल के खजाने को लूटकर रोहतासगढ़ी के किले में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। हुमायूं जो ही तेलियागढ़ी पहुंचता है सकरी गली के आसपास, तो अपने पिता के निर्देशानुसार जलाल खां ने बादशाह हुमायूं को करीब 1 महीने तक तेलियागढ़ी में रोके रखा और इधर शेर खां ने बंगाल के खजाने को रोहतासगढ़ चुपके चुपके पहुंचा दिया। शेरशाह ने अपने पुत्र को निर्देश दिया कि अब वह भी शांति से धीरे से उस जगह को छोड़ दे। जलाल खां ने इतनी शांति से यह जगह छोड़ी कि हुमायूं को जाकर दूसरे दिन ज्ञात हुआ कि शेरशाह का पुत्र वहां से भाग चुका है। लेकिन फिर भी हुमायूं को उसी समय अपने शत्रु का पीछा करना था और उसका दमन करना था। लेकिन हुमायूं ने गौर विजय करने का निर्णय लिया। वह गौर की ओर, बंगाल की ओर बढ़ गया। इसी बीच शेरशाह ने गौर जाने वाले रास्ता के यातायात संबंध का विच्छेद कर लगभग तेलियागढ़ी से लेकर कन्नौज तक के प्रदेश को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब पुनः वापस आ गया। अक्टूबर 1538 ईस्वी में
हुमायूं ने चुनार का दूतिया घेरा डाला। चुनार के किले में शेरशाह था और 1538 ईस्वी में शेरशाह फिर से चुनार से भाग गया और बंगाल पर आक्रमण करके गौर को अपने कब्जे में ले लिया। हुमायूं के द्वारा शेरशाह का पुनः पीछा किया गया। हुमायूं बड़ा जिद्दी था। उसने प्रण कर लिया कि इस बार अपने शत्रु को हम बुरी तरह से शिकस्त दिए बिना वापस नहीं जाएंगे। और तेलियागढ़ी में मुगल सेना को भारी शिकस्त देते हुए हुमायूं फिर से बिहार की ओर वापस भाग गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं को कठिनाइयां विरासत में मिली थी और अपने दुर्बल चरित्र के कारण बहुत सारी कठिनाइयां उसने स्वयं उत्पन्न कर ली थी। अपने जीवन में स्थान स्थान पर उसने गलती की थी। हुमायूं में युद्ध विधियों का अभाव था। हालांकि ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि हुमायूं में व्यक्तिगत साहस की कमी नहीं थी, किंतु वह अपने पिता बाबर के तरह महान सेनापति और शेरशाह के समान युद्ध कला का ज्ञाता नहीं था। वह अपने जीवन में प्रथम गलती कर चुका था। चुनार के प्रथम अभियान के समय उसने शेरशाह से संधि कर ली जो उसे नहीं करनी थी। उसे लगा कि चुनार से लौटते समय मुझे क्षणिक विजय मिल गई और लगभग उसने 2 माह तक ग्वालियर में खुशियां मनाते रहा हुमायूं। क्षणिक और छोटी छोटी सी विजय के बाद वह उत्सवों में पैसा बहाता था। हालांकि उसका राजकोष खाली था, फिर भी धन लुटाने से वह बाज नहीं आता था। संकटकालीन परिस्थितियों में आवश्यक था कि हुमायूं में सैन्य संगठन की योग्यता होनी चाहिए, कूटनीतिक दक्षता होनी चाहिए और राजनीतिक पटुता का समावेश होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं में इन सभी गुणों का अभाव था। जैसा कि लैंडपुल ने स्पष्ट लिखा है, हुमायूं में चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। विजय प्राप्ति के पश्चात वह हरम में जाकर अपना अमूल्य समय अफिमचियों के बीच, अफिमचियों की दुनिया में जाकर नष्ट करता था। आमोद प्रमोद में अपने जीवन को व्यतीत करता था। तो हम कह सकते हैं कि हुमायूं अपना सबसे बड़ा शत्रु स्वयं था। शेरशाह के खिलाफ वह वापस बिहार नहीं लौटा, बल्कि उसने तेलियागढ़ी में रुककर पावस ऋतु को मनाने का निर्णय लिया। जिस समय उसने शेरशाह का पीछा किया था 1539 ईस्वी में, उस समय अप्रैल का महीना था। उसके बाद कुछ दिन तेलियागढ़ी में रुकने के बाद वहां पे बारिश का मौसम शुरू हो गया, मानसून का प्रवेश हो चुका था और उसने पावस ऋतु का आनंद मनाने का निर्णय लिया। तो यहां पर उसने दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि शेरशाह को तैयारी करने का मौका मिल गया। हुमायूं को तत्क्षण बिहार वापस आके शेरशाह को पराजित करना था। जो उसने नहीं किया, यह उसकी भूलें थी। इसीलिए मैंने कहा कि वह महत्वपूर्ण क्षणों को हरम में व्यतीत करता था। एक बार का एक प्रसंग है कि शेरशाह के सैनिकों ने एक सुंदर स्त्री को पकड़कर उसके सामने में लाया। शेरशाह ने हंसते हुए कहा, इसे हुमायूं के पास भिजवा दो, कुछ दिनों के लिए यह उसमें उलझा रहेगा। शेरशाह की यह बात बिल्कुल ही सही थी, क्योंकि वह हरम के माहौल में अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को व्यतीत करने में उलझा हुआ रहता था। मैंने पावस ऋतु की चर्चा इसलिए करी क्योंकि शेरशाह इस बात को जानता था कि अभी अप्रैल के महीने में हम हुमायूं से प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुगलों के पास एक बड़ी फौज है, मुगलों के पास तोप, गोला बारूद से लैस सुसज्जित सेना है और सीधा हम मुगलों से नहीं। शेरशाह इस बात का इंतजार कर रहा था कि किस तरह से हुमायूं इस बारिश के महीने में अपने अदूरदर्शिता के कारण
पावस ऋतु के आनंद में उलझा रहे। 2-3 महीने के बाद मौसम के वजह से उसके गन पाउडर बारूद डिफ्यूज हो जाए, उसके गोले ना फटे, तब जाकर वह प्रबल मजबूती के साथ हुमायूं को शिकस्त दे सकता था। और यह मौका हुमायूं ने उसे दे दिया। तेलियागढ़ी में पावस ऋतु का आनंद मनाने के कारण हुमायूं के सारे बारूद गोले डिफ्यूज हो गए। अब यह तय था कि जो ही जुलाई अगस्त के महीने में शेरशाह के साथ उसका युद्ध होता तो निश्चित रूप से हुमायूं के ये सारे हथियार काम नहीं करते। जब पावस ऋतु खत्म हुआ तो पुनः हुमायूं ने शेरशाह को दंडित करने का फैसला किया और बिहार की ओर वापस लौटा। हालांकि तेलियागढ़ी से लेकर कन्नौज तक का रास्ता उसके लिए महफूज नहीं था, चूंकि शेरशाह ने उसके रास्तों में संकटों का कांटा बो दिया। इसलिए उसने रास्ते को बदल कर दरभंगा होते हुए, तिरहुत होते हुए उसने मगध को पार कर, मगध में जाकर गंगा को वह पार करता है। और जो ही वह गंगा को पार करके बिहार की भूमि पर कदम रखा, चौसा के मैदान में शेरशाह हुमायूं के स्वागत के लिए तैयार था। यहीं पर हुमायूं के भाग्य का फैसला होना था और यह तय होना था कि दिल्ली की गद्दी शेरशाह के हाथ में जाएगी या हुमायूं के हाथों में। वह युद्ध था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ। हुमायूं जो ही गंगा पार कर चौसा के मैदान में पहुंचा, शेरशाह ने बुरी तरह से उसे चौसा के मैदान में शिकस्त दी और उसे बुरी तरह से हराया। शेर खान ने हुमायूं को परास्त करके शेरशाह के नाम से अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं जान बचाकर भागा। कर्मनाशा नदी में डूबते हुए निजाम नामक एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। किसी तरह जान बचाते हुए कन्नौज की ओर भागा, लेकिन अंततः 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने अंतिम रूप से हुमायूं को परास्त कर खदेड़ दिया और दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम अफगान साम्राज्य की संस्थापना बहलोल लोदी ने की थी और द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह बना। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने फारस, ईरान के शासक तहमास्प के यहां जाकर शरण ली। शेरशाह से जान बचाकर भागा। पहले उसने राजपूत से मदद लेने की सोची। पहले उसने जोधपुर के राजा रावल मालदेव के पास शरण लेने के लिए सोचा था, किंतु रावल मालदेव शेरशाह से मिल चुका था और वह हुमायूं को गिरफ्तार कर शेरशाह को सौंपने का वचन दे चुका था। इस वजह से हुमायूं रावल मालदेव के पास नहीं गया और फारस, ईरान की ओर भाग गया। हुमायूं के दुर्दिन यहीं से प्रारंभ हुए। शेरशाह की ताजपोशी और हुमायूं का दुर्दिन 1540 ईस्वी के बाद प्रारंभ हो गया। इसी भागदौड़ की स्थिति में 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया, जो फारस के सिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर जैसे रत्न को हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया। जब तर्दी बेग ने हुमायूं को इसकी खुशखबरी दी तो वह वक्त था जो हुमायूं कंगाल था। उसके अंटी में एक ढेला नहीं था। अंत में कस्तूरी के मिर्ग को अपने दोस्तों में तोड़ तोड़ कर उसने खुशबू के रूप में बांटी। अकबर के जन्म के बाद हम देखते हैं कि हुमायूं का संकट और भी अधिक बढ़ गया। पहले तो उसे केवल अपने शरण की चिंता थी कि कहां छुपकर अपने जान को बचाएं, परंतु अब उसे अपनी पत्नी और बच्चे की भी चिंता थी, उसे कहां जाकर शरण दिलवाए। भागते हुए हुमायूं के पत्नी और बेटे को सिंध में अमरकोट के राजा बीरसाल ने शरण दी। 1545 ईस्वी में
ईरान के शासक तहमास्प की मदद से हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। हालांकि कमरान ने इसका विरोध किया क्योंकि काबुल कंधार पर कमरान का अधिकार था। हुमायूं और कमरान के बीच में युद्ध भी होता है। अपने 1 वर्ष के बालक अकबर को अस्करी के पास छोड़ा और वह भागा। और एक बार जब हुमायूं ने कमरान के ऊपर चढ़ाई कर दी तो कमरान ने 1 से 1.5 साल के बालक अकबर को उस किले से उल्टा लटका दिया और हुमायूं को कहा कि अगर आप में दम है तो आप गोले चलाओ। तो इस तरह उसके भाई बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उसने हर कदम पर उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न की। हुमायूं के भटकते हुए काफी दिन बीत चुके थे। उसने पुनः भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। इसी बीच में 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में बारूद विस्फोट में शेरशाह की जान चली गई थी और शेरशाह के उत्तराधिकारियों का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। इसी बीच संजोग से एक सैनिक सेनापति बैरम खां हुमायूं से आकर मिला और उसने हुमायूं के सहायता के लिए वचन दिया। भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा करके तो हुमायूं ने सबसे बड़ी मूर्खता की ही थी। कमरान को उसने हिसार और कंधार सौंप दिया। उसे हिसार और कंधार देना भी उसकी सबसे बड़ी भूल थी जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। कमरान ने उसके मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न की थी। अंततः बैरम खां की मदद से 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर के नेतृत्व में अफगान सेना को हुमायूं ने शिकस्त दी। 15 मई 1558 ईस्वी को मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था और 22 जून 1558 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ था और शेरशाह के उत्तराधिकारी बुरी तरह से इस युद्ध में परास्त हुए। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने फिर से दिल्ली का तख्त हासिल किया। मुगल काल में 2 बार ताजपोशी कराने वाला बादशाह हुमायूं था। उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। 1555 ईस्वी में वह पुनः मुगल बादशाह बनता है और 8 महीने के लिए ही वह मुगल बादशाह रहा। मैंने पहले ही जिक्र किया कि हुमायूं नाम का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान, किंतु उसके ऐसा अभागा मुगल बादशाह कोई दूसरा नहीं हुआ। 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। 24 जनवरी 1556 को उसके सर में भीषण चोट लगी और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को उसका मृत्यु हुआ। तो अपने नाम के अर्थ में वह सचमुच में अभागा था। दूसरी बार ताजपोशी हुई परंतु उसे गद्दी का सुख नहीं मिला, किंतु उसके भाग्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अकबर महान जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए लेनपुल कहता है कि हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया और अंत में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो संपूर्ण जीवन को अगर हम देखते हैं हुमायूं के क्रम में, तो हुमायूं को कठिनाइयां विरासत में मिला था, जिसका उसने दृढ़ साहस और निरंतर प्रयासों से सामना भी किया। दोबारा उसने मुगल सत्ता को हासिल की। अपनी उदारता और सहिष्णुता के कारण और सहनशीलता के कारण उसने अनेक
परेशानियों का सामना किया। उसमें व्यक्ति परखने की क्षमता नहीं थी। हुमायूं को भले बुरे का समझ नहीं था कि कौन उसका शत्रु है, कौन उसका मित्र है। इस बात का उसे परख नहीं था, और यही गलती उसने बहादुर शाह और शेर खां के क्रम में किया। बार बार अपने शत्रु को क्षमा कर देता था, जो उसकी भूलें थी। यद्यपि उदारता किसी भी व्यक्ति का एक चारित्रिक गुण होता है, परंतु हम देखते हैं कि हुमायूं जिस परिस्थिति में था, उदारता उसके लिए घातक थी। उसमें उदार होने का असामयिक गुण था। स्थान स्थान पर उसने गलतियां की, इसलिए जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर गिर पड़कर उसकी मृत्यु हो गई। उदारता से एक प्रसंग याद आता है। निजामुद्दीन सिक्का अर्थात निजाम नामक एक भिश्ती ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में कर्मनाशा नदी में डूबते हुए हुमायूं की जान बचाई थी, और हुमायूं ने उससे वादा किया था कि अगर वह दोबारा मुगल बादशाह बनेगा तो उसे एक दिन का बादशाह बना देगा। और जब हुमायूं की पुनः दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उसने निजाम सिक्का को एक दिन का मुगल बादशाह बना दिया, और इस तरह से उस निजाम सिक्का ने एक दिन में ही भारत के इतिहास में चमड़े का सिक्का चलाया था, और भारतीय इतिहास में चमड़े का सिक्का चलाने वाला पहला मुगल बादशाह बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा उदार और परोपकारी भी था। हालांकि और भी बातें इतिहास के क्रम में पता चलता है कि जब ज्यों ही फिर निजाम सिक्का गद्दी से उतरा तो उसका क्या हुआ। तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि हुमायूं ने उसको फांसी पर लटका दिया। चूंकि हुमायूं ने उससे कहा अब क्या करोगे बादशाह से हटने के बाद, तो निजाम ने कहा मैं भिश्ती हूं, पानी पटाऊंगा। इस पर हुमायूं ने कहा नहीं, ताज के बाद तख्त मिलती है, इसलिए तुम्हें तख्त पे झूलना होगा, अर्थात फांसी पे लटकना होगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं। अंततः हम देखते हैं कि बैरम खां जो उसका योग्य सेनापति था, उसका वफादार था, उसके पुनः प्रयास से हुमायूं राजगद्दी को प्राप्त करने में सफल हुआ, उसे दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। हुमायूं के अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े को पहनता था। इतवार यानी रविवार को वह पीले वस्त्र को धारण करता था, शनिवार को काले वस्त्र को धारण करता था, और सोमवार को वह श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े को पहनता था। उसके व्यक्तिगत जीवन में दुर्गुण भी था, विलासी था। हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। वह मशहूर अफीमची मुगल बादशाह के रूप में चर्चित हुआ। हुमायूं के मरने के बाद उसे दिल्ली में दफनाया गया। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया, जो अकबर की सौतेली मां थी। हुमायूं का मकबरा 4 बाग व्यवस्था पर आधारित है। मुगल काल का पहला इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, वह भी केवल इसके गुंबद पर संगमरमर लगा है। बाकी पूरे मकबरे को लाल पत्थर से बनाया गया। हालांकि हुमायूं का मकबरा देखने में अद्भुत प्रतीत होता है। बाद में ताजमहल का नकल इसी के आधार पर किया गया था। हुमायूं को चित्रकारी का शौकीन था। हुमायूं के समय का प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे, जो बाद में अकबर के समय में भी जाकर प्रमुख चित्रकार के रूप में रहा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हुमायूं को पुस्तकों से सबसे अत्यधिक प्रेम था। हुमायूं मुगल काल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बादशाह था। उसे किताब पढ़ने का
जबरदस्त शौक था और दुर्लभ किताबों को संग्रह करने का भी शौक था। जैसा कि हुमायूं के बारे में ज्ञात है कि वह युद्ध भूमि में भी पुस्तकालय को लेकर चलता था और फुर्सत के क्षणों में पुस्तकों में डूब जाता था। इसलिए जो ही उसे दोबारा गद्दी मिली, उसने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण कराया, जो दुर्लभ फारसी ग्रंथों का संग्रह स्थल था। और अंत में दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा, उसी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपने नाम हुमायूं के अर्थ में भाग्यवान, इसके ऐसा अभागा बादशाह पूरे मुगल काल में दूसरा कोई नहीं हुआ। अंत में आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। दूसरे दिन हम हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में जानेंगे और अकबर के पूर्व भी हम शेरशाह का अध्ययन करेंगे। अभी हमारा यह मुगल कालीन भारत का श्रृंखला चलता रहेगा। फिर अगले वीडियोज में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।